नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ, ये आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के साथ साथ आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए जो 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लूसेंट के लिए, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और साथ साथ में जो अभी करंट की हाल ही में जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं उससे कनेक्टेड जो क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे एसएससी हो चाहे आरआरबी हो, वो उन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करती है जिनका कनेक्शन जो है हाल फिलहाल की घटनाओं पे हो। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे संकलित किया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इसके पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी चैनल पे डल चुका है, तो आप चैनल पे जाके पहला और सेकंड पार्ट को भी एक बार देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको भी अगले जो पार्ट आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी वो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ये विजयनगर साम्राज्य जो है वो हमारा दक्षिण भारत में फैला हुआ था 14वीं शताब्दी में, और विजयनगर साम्राज्य में यहाँ पे इसका जो केंद्र था वो कर्नाटका में था, और इसकी राजधानी जो हुआ करती थी वो हम्पी हुआ करती थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, और साथ साथ में ये भी पूछा जाता है कि जो ये हरिहर एवं बुक्का थे वो कौन से वंश से संबंध रखते थे? तो ये रखते थे संगम वंश, यानी कि संगम वंश से, संगम डायनेस्टी जो थी उससे संबंध रखते थे हरिहर एवं बुक्का। अगला है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? देखिए, वैसे जजिया कर जो भारत में था वो बहुत पहले लग चुका था। देखिए, जो महमूद गजनी आया था वो भी भारत से जजिया वसूल के ले गया था, और साथ साथ में सबसे पहले जो जजिया यानी कि खराज के तौर पर जो नॉन हिंदुओं पर हिंदुओं पर लगता था, नॉन मुस्लिम्स पर ये कर लगता था, तो ये खराज के तौर पे ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले इसको लगा दिया गया था, पर लेकिन ब्राह्मणों पर ये कर नहीं लगाया गया था। पर लेकिन फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का तीसरा शासक था, इसने ब्राह्मणों पर भी क्या लगा दिया? जजिया कर लगा दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो फिरोजाबाद की स्थापना की थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर का किला जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और साथ साथ में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि अशोक के जो शिलालेख थे वो नेपाल से दिल्ली कौन लाया था, भारत कौन लाया था? तो वो भी लाया था फिरोज शाह तुगलक। तो ये एक क्वेश्चन से आपके 3 या 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे केवल आपके 50 क्वेश्चन नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक वीडियो में हो जाते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा जरूर। देखिए, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये किया था 1398 ईस्वी में। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ये तैमूर लंग जो था वो एक मंगोल राजा था, और उसने भारत पर 1398 ईस्वी में क्या किया था? आक्रमण किया था। अगला है, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश का सेकंड शासक था, सिकंदर लोदी। और जो बहलोल लोदी का क्या था? पुत्र था। तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। आप केवल 1526 याद रखिए, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, डेट पूरी नहीं पूछी जाती है। देखिए, पानीपत का पहला युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, और यहाँ पे बाबर आकर के इब्राहिम लोदी को, किसको? इब्राहिम लोदी को हरा देता है। और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर भारत में 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। तो ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला है, दीवाने अर्ज नाम से किस विभाग को जाना जाता था? देखिए, मुगल काल या सल्तनत काल में अलग अलग जो काम के लिए अलग अलग विभाग हुआ करते थे। तो मुगल यानी कि उर्दू नाम थे उनके, तो दीवाने अर्ज एक विभाग था। तो जो दीवाने अर्ज विभाग था उसका नाम था सैन्य विभाग, यानी सैन्य विभाग। आजकल के अगर हम लोग रक्षा मंत्रालय बोलें तो तब के टाइम पे जो सैन्य विभाग था उसको बोला जाता था दीवाने अर्ज। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे तुलु वंश। देखिए, कृष्णदेवराय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी और सबसे इंपॉर्टेंट शासकों में आते हैं। तो सबसे पहले जो विजयनगर साम्राज्य बना था तब के टाइम पे संगम वंश की नींव डाली गई थी। बाद में ये तुलु वंश के शासक यहाँ पे शासन करने लग गए, और उसमें से जो कृष्णदेवराय थे उनमें से वो एक थे। तो कृष्णदेवराय का यहाँ पे पूछा जरूर जाता है। तो कृष्णदेवराय के जो किस वंश से संबंधित थे? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे तुलु वंश। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो अष्ट दिग्गज थे वो किसके दरबार में थे? तो अष्ट दिग्गज जो थे वो कृष्णदेवराय के दरबार में हुआ करते थे। और साथ साथ में तेनाली राम जो
एक कवि हुआ करते थे, एक महान विद्वान हुआ करते थे। तो तेनालीराम जो भी थे वो कृष्ण देव राय के दरबार में हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर एवं राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? तो ये किया था 1540 ईस्वी बिलग्राम के युद्ध में। देखिए, बाबर का बेटा जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है 1530 में, तो उसका कुछ शासन सही सा नहीं चलता है, बार बार भारी विद्रोह होने लगते हैं, बार बार युद्ध होने लग जाते हैं। तो 1540 में क्या करता है कि जो शेरशाह सूरी था, जो बिहार के साइड का जो राजा था, वो क्या करता है, सुल्तान था, वो किसको हरा देता है? बिलग्राम, कन्नौज के युद्ध, इसको कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है, बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, वो इसको हरा देता है बिलग्राम के युद्ध में। और 1540 में हुमायूं जो था वो भारत छोड़ करके, दिल्ली छोड़ करके चले जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये है सासाराम, बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। अगला है, शेरशाह सूरी से एक क्वेश्चन बन जाता है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी वो किसने बनवाई थी? वो शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किस औषधि सेल का कायांतरित रूप था? तो ये है चूना पत्थर। देखिए, कायांतरित रूप का क्या मतलब है? जो भी हमारे आग्नेय चट्टानें होती हैं, तो आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो किससे बदल कर, यानी कि ताप और दाब जब बढ़ता है तो जो अवसादित चट्टानें होती हैं वो किस में बदल जाती है? आग्नेय चट्टानों में बदल जाती है। तो जो हमारा चूना पत्थर था, जब उस पर ताप और दाब बढ़ा बहुत टाइम के बाद, तो वो किस में बदल जाता है? संगमरमर में बदल जाता है। अगला है, भूमध्य सागर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो यह स्ट्रोम्बोली को। देखिए, ये एक एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव का मतलब है अभी ये सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये हमेशा क्या आता है, यहाँ से इरप्शन होने लग जाता, होते रहता है, यानी कि यहाँ से आग जलते रहती है, यहाँ पे लावा आते रहता है। तो इससे जो लाइट आती है वो पूरे समुद्र में क्या करती है? उजाला करती है। तो जिसकी वजह से इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि भारत में एकमात्र जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है? तो वह है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में एकमात्र ज्वालामुखी भारत का है। अगला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है अंडीज पर्वत श्रेणी, जो कि दक्षिण अमेरिका, कहाँ की? दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रेणी है अंडीज पर्वत श्रेणी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी? अंडीज पर्वत श्रेणी, जो कि कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और रॉकीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है रॉकीज? कहाँ? उत्तरी अमेरिका। अंडीज है दक्षिणी अमेरिका में। और एक और आ जाता है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ है? तो वो आता है हमारा यहाँ पे किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू राजस्थान के पास है। और इसका जो विस्तार है अरावली पर्वत का, ये सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना जो फोल्ड माउंटेन, यानी कि वलित पर्वत, सबसे पुराना वलित पर्वत है अरावली पर्वत। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है, यानी कि सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर, ये कि माउंट आबू राजस्थान के पास में है। और साथ में इससे एक क्वेश्चन आता है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये है राजस्थान से दिल्ली रायसना हिल्स तक इसका विस्तार किया गया है, ये इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है सवाना। तो ये क्वेश्चन आता है कि बार बार कि घास के मैदान हर महाद्वीप में, अलग अलग महाद्वीप में किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये आप इनको अच्छी तरह से एक बार कर लीजिएगा। जैसे सवाना, अफ्रीका में क्या बोला जाता है? इनको सवाना बोला जाता है। उसी तरीके से इनको अगर आप लोग बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? ये है सिंगापुर। वैसे तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो चाइना की है, चीन की है, पर लेकिन जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जहाँ रहेंगे वहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि पर किलोमीटर स्क्वायर कितने लोग रह रहे हैं, यानी कि पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो ये कौन क्या चीज बताता है? हमारा जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ का है? सिंगापुर का। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी, जो कि चीन में बहती है। कहाँ बहती है? चीन में, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। वैसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी है नील नदी, जो कि मिस्र में बहती है।
अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। अगर आपसे पूछा जाए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो लेक सुपीरियर है, पर लेकिन अगर वैसे नॉर्मली पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सा है तो वो कैस्पियन सागर, ये खारे पानी की झील है। अगला है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो यह है सागर माथा, यानी कि नेपाल में अगर माउंट एवरेस्ट का नाम होगा तो वो होगा सागर माथा। अगला है, कौन सी जलसंधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है? तो देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये यूरोप है, तो इनके यहाँ पे जो जलसंधि है इनको अलग करती है, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को, ये करती है जिब्राल्टर की जलसंधि। तो ये दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो ये जलसंधि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो यह है कजाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड नंबर पे कनाडा, कभी कभी पूछा जाता है कि कनाडा का यूरेनियम उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो यह है दूसरा, और पहले स्थान पर है कजाकिस्तान। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ये कहा जाता है क्यूबा को, क्योंकि क्यूबा में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है जिसकी वजह से चीनी बनता है, तो ये सीधा सीधा क्या हो गया, चीनी का कटोरा, जो कि क्यूबा है। अगला है, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नील नदी का जो उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील, जो कि मिस्र में है, और यहीं इसी विक्टोरिया झील से ये जो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है वो निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि अमेरिका जैसे देशों में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको कैपिटलिज्म बोलते हैं, तो उसका उद्गम स्रोत जो द वेल्थ ऑफ नेशन जो किताब लिखी थी, यानी कि ये द वेल्थ ऑफ नेशन से ही जिस पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है, इसी किताब से प्रभावित होकर। ये किताब के लेखक कौन थे? ये एडम स्मिथ। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि एडम स्मिथ की किताब का नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन किताब के लेखक कौन है, तो ये बहुत पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भारत में किस तरीके की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में दोनों तरीके की अर्थव्यवस्था, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी भी है, देखिए पूंजीवादी भी है भारत में, पूंजीवादी भी है, और साथ में है इसमें समाजवादी भी है। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तरीके की अर्थव्यवस्था, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। अगला क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र के अंदर आता है, यानी कि किस क्षेत्र के अंदर? अगर इकोनॉमिक्स में पूछा जाए, इकोनॉमिक्स में यानी कि हमारे आर्थिक 3 तरीके के क्षेत्रक होते हैं, वो होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में आते हैं जो हमारे किसान होते हैं, जो रॉ मटेरियल को बनाते हैं, वो आते हैं प्राथमिक में। जो किसान हैं, जैसे किसान हैं वो रॉ मटेरियल उगा रहे हैं, जैसे कोई भी चीज़ कर रहे हैं, किसान बोले, या कोई भी कंपनी का, यानी कि जो जैसे कंपनी में अगर लोग कहीं कॉटन मिल है, तो कॉटन मिल का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कॉटन है। तो कॉटन जो है, यानी कि जो उसको उगाने वाला है, वो प्रथम प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। और जो वो बना रहा है, जिस उस कॉटन को हमारे तक पहुंचाने के लिए जो कंपनी में बना रहा है, या कॉटन में उसको पैकिंग करा रहा है, जो सब कुछ जो करा रहा है, उद्योग जो आते हैं, उद्योग धंधे जो आते हैं, वो कहाँ आ जाते हैं हमारे, वो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। बड़े बड़े उद्योग जैसे लौह इस्पात, सबसे पहले खनन हुआ तो प्राथमिक क्षेत्र हुआ, और खनन के बाद जो लौह इस्पात उद्योग आए तो वो किस में आ जाएंगे, द्वितीयक क्षेत्र में। और इसके बाद जो उनको डिलीवरी हम तक करा रहे हैं, तो वो जो सेवा का काम कर रहा है वो तृतीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे टीचर, हम भी एक तृतीयक क्षेत्र के हैं, जैसे टीचर हो गए, जैसे डॉक्टर हो गए, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, तृतीयक क्षेत्र के अंदर। सेवा वाला जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र के अंदर आता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। अगला है, दुर्गापुर, भिलाई या राउरकेला जैसे जो लौह इस्पात कारखाने थे की स्थापना कब, किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। और साथ साथ में यहाँ पे कहीं पे कभी ये पूछा जाता है कि जो बोकारो स्टील प्लांट है, जो बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, उसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? वो थर्ड की तहत की गई थी, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। और दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जो लौह इस्पात कारखाने हैं, इनकी स्थापना जो होती है वो द्वितीय के तहत की गई थी। अगला है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 2000 में। जो बीपीएल रेखा से भी नीचे आते हैं, गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं, उनके लिए अन्न यानी कि बहुत कम दाम पर चावल, गेहूं का जो उपलब्ध कराना है सरकार के द्वारा, सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे सीडी देशमुख। वैसे आरबीआई के पहले गवर्नर, जब आरबीआई बना था 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को, तब के टाइम पे जो पहले गवर्नर थे भारत जो आरबीआई के, वो थे सर ऑस्बॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे। पर लेकिन भारत के सबसे पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के वो कौन थे? सीडी देशमुख।
अगला क्वेश्चन है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये केवल कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति केवल लोकसभा यानी कि निम्न सदन को भंग कर सकता है, वो राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो ये 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 एवं अनुच्छेद 360। ये 3 के 3 जो अनुच्छेद हैं वो 3 प्रकार के जो आपातकाल हैं, जैसे एक राजकीय आपातकाल है, एक राष्ट्रीय आपातकाल है और एक कौन सा आपातकाल हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल। ये 3 तरीके के आपातकाल जो है वो भारत में अप्लाई किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला कौन सा है? भारत में एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध चुना गया, ये है नीलम संजीव रेड्डी, जिनको निर्विरोध चुना गया था। निर्विरोध यानी कि इनके विपक्ष में कोई भी था ही नहीं, नीलम संजीव रेड्डी। अगला है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये है उपराष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र सौंपता है। संसद भवन के आर्किटेक्चर कौन थे? तो ये थे सर एडवर्ड लुटियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लुटियंस जो था, जो आर्किटेक्चर था, उन्होंने ही क्या बनाया था? संसद भवन, राष्ट्रपति भवन। ये सब किसने बनाया? सर एडवर्ड लुटियंस ने बनाए दिल्ली में। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड। जो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किससे लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। तो ये एक बार आप अच्छी तरह से कर लीजिए कि कौन सा इमरजेंसी कहाँ से ली गई है, डीपीएसपी कहाँ से ले गए हैं, फंडामेंटल राइट एफआर कहाँ से ले गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ले गए हैं। तो ये आप एक बार अच्छी तरह से इनको रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत पूछे जाते हैं। अगला है कौन सा अनुच्छेद 14 साल के से कम के बच्चों को कारखानों में काम करने के लिए प्रतिबंधित करता है? तो ये अनुच्छेद 24। इसमें अगर कोई भी आप 14 साल के कम बच्चे को कारखाने या किसी भी जगह पे काम नहीं करवा सकते हैं। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? यह अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर के रिट जारी कर सकते हैं। जब भी आपके मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहां पे रिट जारी करवा सकते हैं, यानी कि वहां अपना आवेदन दे सकते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। और 5 तरीके के रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किए जाते हैं? जारी किए जाते हैं। कितने तरीके के रिट होते हैं? 5 तरीके के, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों को बचाता है। तो इसीलिए संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किसे कहा गया? अनुच्छेद नंबर 32 को। अगला है मौलिक एवं कानूनी अधिकार पर रिट जारी करने का अधिकार किसको होता है? ये होता है उच्च न्यायालय को। देखिए मौलिक अधिकार पर केवल मौलिक अधिकार पर कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। देखिए मौलिक अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 यानी कि 226 के अकॉर्डिंग करता है। पर लेकिन अगर कानूनी अधिकारों की बात होगी, जैसे हमारा संपत्ति का अधिकार अभी कानूनी अधिकार है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। देखिए सुप्रीम कोर्ट बड़ा है फिर भी वो यहाँ पर रिट जारी नहीं कर सकता, पर कौन करता है? यहाँ पे हाई कोर्ट वहाँ पे रिट जारी कर सकता है। वो मौलिक अधिकारों पे भी कर सकता है और कानूनी अधिकारों पर भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? ये भाग 3 में रखे गए हैं। देखिए पहले भाग में हमारे जो संघ एवं जो वहाँ राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं उनके बारे में, दूसरे नंबर पे हमारे रखे हैं, दूसरे भाग में रखे गए हैं यहाँ पे क्या? हमारे जो नागरिकता है वो दूसरे भाग में रखी गई है। और तीसरे भाग में रखे गए हमारे मौलिक अधिकार। और चौथे भाग में क्या रखे गए हैं? चौथे भाग में रखे गए हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि सिद्धांत, ये रखे गए हैं चौथे भाग में। अगला क्वेश्चन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है नौरोरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है बगीचे का शहर किसे कहा जाता है? यह बेंगलोर को बगीचे का शहर कहा जाता है। पहले भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन को 1998 में पहले भारतीय अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे पारे के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है मीनामाता। अगर हमारे बॉडी में कहीं से ज़्यादा मरकरी की अधिकता हो जाती है, किसी कारण मरकरी चले जाता है बॉडी के अंदर, तो आपको मीनामाता टाइप का रोग हो जाएगा। अगला है दूध का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 6.6। एक क्वेश्चन और कि पीएच जो होता है 7, जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से आगे बढ़ने पर आप यहाँ पे चले जाएंगे, 7 से अगर आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये क्षारीय विलयन हो जाएगा यानी कि बेसिक हो जाएगा, और 7 से कम अगर आप आएंगे तो ये अम्लीय विलयन हो जाएगा यानी कि एसिडिक हो जाएगा। तो ये 6.6 है तो थोड़ा सा क्या रहता है? अम्लीय रहता है दूध।
अगला क्या है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। अब देखिए शक्ति केंद्र किसे कहेंगे, जहां से हमें एनर्जी मिलेगी उसी को तो शक्ति केंद्र कहेंगे ना। तो एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में, कहाँ के, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो कोशिका का जो शक्ति केंद्र है वो भी क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्या है, रेबीज किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो रेबीज होता है रेब्डो वायरस के कारण। किसके कारण होता है, रेब्डो वायरस। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो बीमारियां हैं और ये बीमारियां किसके कारण होते हैं, रोग। तो ये भी आप एक बार अच्छी तरह से इनको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो ये की थी जॉन सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। तो यहाँ पे आपके ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 50 नहीं, 50 के साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे जानने को मिले और साथ साथ उनका आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन मिला। तो दोस्त प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ साथ में शेयर कीजिए और पसंद आने पे लाइक कीजिए। थैंक यू।